आज जो है हमने रेजोनेंस के अबाउट पढ़ना है। हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और रेजोनेंस इफेक्ट जिसे मेसमेरिक इफेक्ट कहते हैं वो पढ़ेंगे। यानी कि रेजोनेंस के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना है हम वो सारा कवर करेंगे। और कितने टाइम में कवर करेंगे? जस्ट 17 to 18 मिनट्स, यानी 17 से 18 मिनट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो फेनोमिना, वो अमल जिसमें दो या उससे ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं किसी कंपाउंड के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है अपने सारे स्ट्रक्चर्स का, या फिर रियल स्ट्रक्चर को वेट एवरेज के तौर पर जाहिर करना उसकी जो बाकी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर है उसकी। इन ये तीनों रेजोनेंस की डेफिनेशंस हैं। अच्छा, अब जो रियल स्ट्रक्चर होगा ना, उसके पाई इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करके आप उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे और कैनोनिकल फॉर्म भी कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब ये जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनमें कुछ ज़्यादा असल वाले स्ट्रक्चर से मिल रहे होते हैं, कुछ कम मिल रहे होते हैं। जैसे कि बेंजीन का देखें तो इसमें कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दिए थे वो 39 के 40% रियल स्ट्रक्चर से मिलते हैं। तो इन दो की मेजर कंट्रीब्यूशन है। और जो फिर दीवार ने ये 3 स्ट्रक्चर दिए जिनकी कंट्रीब्यूशन 8% या 7.3% है, इनकी माइनर कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है इन्हें आप कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है सारी कैनोनिकल फॉर्म का। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा और ये अपनी कैनोनिकल फॉर्म्स के दरमियान अल्टरनेट नहीं करेगा। यानी कि जिस तरह कैनोनिकल फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, ये चेंज नहीं होगा। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये मिलता ज़रूर है कैनोनिकल फॉर्म से, यानी मिलता जुलता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता, ठीक है, यानी कि बिल्कुल उसके आइडेंटिकल नहीं होता। वो कह रहे हैं कि जो डबल हेडेड एरो आप लगाते हैं दो कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल फॉर्म्स के दरमियान, यानी कि वो रेजोनेंस को शो करने के लिए बेसिकली होता है। वो ये जाहिर कर रहा होता है कि ये दोनों ही जो हैं असल स्ट्रक्चर से मिल रही हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरफ। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म भी कहेंगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे। रेजोनेंस को आप डबल हेडेड एरो से शो करेंगे और ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर अपने असल स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उस जैसे नहीं होंगे। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर चेंज होते रहेंगे। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है अपने बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का। अब नेक्स्ट जो है हम रेजोनेंस एनर्जी का देखते हैं, फिर हम रूल्स ऑफ रेजोनेंस देखेंगे और फिर रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, अब एक कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो आगे हम रूल्स पढ़ेंगे जिनमें हम देखेंगे कि कुछ रूल्स के हमें बताएंगे कि ये वाले स्ट्रक्चर असल स्ट्रक्चर से ज़्यादा मिल रहे हैं, बाकी कम मिल रहे हैं। तो जो ज़्यादा मिल रहा होगा उससे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फिर जो ज़्यादा वाला स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों की एनर्जीज़ का डिफरेंस लेंगे। वो जो डिफरेंस आएगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मेथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग रेजोनेंस एनर्जी इज मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की आप मेजर करें, एक्चुअल स्ट्रक्चर की मेजर करें, ठीक है, और उनका डिफरेंस ले रेजोनेंस एनर्जी आएगी। तो इसे मेजर करने के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मेजर करते हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सीन में एक जो है आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डालें, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है? -119.5। और फिर साइक्लोहेक्साट्राइन के अंदर 3 मॉलिक्यूल डालें तो एक्चुअल में यानी कि जो ऑब्ज़र्व हुई है वो -208 हो रही है। लेकिन अगर पहले मॉलिक्यूल की हम देखें तो वो -119.5 है। अब इस -119.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो -358.5 आता है। अब एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल तो -358 है, लेकिन ऑब्ज़र्व कितनी हो रही है? 208 हो रही है। तो फिर अब ये जो 358 है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। और ये किस चीज़ की एक्सपेक्टेड है? सबसे ज़्यादा जो स्टेबल उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी। और जो इस मॉलिक्यूल की अपनी एक्चुअल मॉलिक्यूल की अपनी है वो 208 है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं जो कि 150 आता है। तो फिर ये जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का की हाइड्रोजनेशन एनर्जी का, जो कि एक्सपेक्टेड 358 थी, और एक्चुअल मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी का जो कि असल में कितनी आती है? 208, जो कि 150 है। यही रेजोनेंस एनर्जी है। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि हाइपोथेटिकली यानी कि फ़र्जी तौर पे 135 है साइक्लोहेक्साट्राइन, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 358.5 आती है। ऑब्जर्व वैल्यू इतनी है, तो ये 150.5 ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम
रूल्स ऑफ रेजोनेंस देख लेते हैं, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, और बस फिर एंड हो गया। तो अब रूल्स में हम क्या देखेंगे, वो कह रही हैं कि स्ट्रक्चर आप रूल्स के मुताबिक बनाएं, और जो रूल्स कहते हैं कि एक तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर असल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होते, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम सपोज करते हैं। और रेजोनेंस डीलोकलाइज या फिर कॉन्जुगेशन वाले बॉन्ड में होगी, यानी कि किस तरह हो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इस तरह से होना चाहिए। और सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं रेजोनेंस के, उन्हें बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कि जितनी उनकी वैलेंसी उतनी उन्हें इजाज़त देती है उतने ही बॉन्ड बनाए, ना उससे ज़्यादा बनाए ना कम बनाए। जिस तरह कार्बन का है 4 वैलेंसी है तो इसे 4 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, तभी ये रेजोनेंस को फॉलो कर रहा होगा। 4 से कम या ज़्यादा बनाएगा, अगर चार्ज लगा देते हैं और 4 से कम ज़्यादा है तो सही है, लेकिन वैसे 4 से ज़्यादा बना रहा है या कम बना रहा है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रेजोनेंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट रूल्स, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक वैलेंसी है, एक बॉन्ड बना सकता है। हेलोजन जिसे एक्स से शो करते हैं 2, कार्बन को 4 की इजाज़त है, नाइट्रोजन को भी 4 की, जब इसके ऊपर कोई चार्ज होगा। वैसे नाइट्रोजन को आई थिंक 3 की होती है। और ऑक्सीजन के ऊपर अगर -1 चार्ज है तो 1 बना सकता है, और +1 चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया है तो 3 बना सकता है, और न्यूट्रल है अगर ये तो 2 बना सकता है। अब एग्जांपल्स में देखें नीचे, पहले स्ट्रक्चर में जो है कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, दूसरे में भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, तीसरे में 5 बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। दूसरे एग्जांपल में देखें कि पहले में जो है हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है, दूसरे में भी हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है, लेकिन थर्ड में हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब अगली एग्जांपल में देखें नाइट्रोजन वाली में, पहले में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, सही है, दूसरे में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, सही है, अब तीसरे में 5 बॉन्ड बनाने लग गया, तो ये स्ट्रक्चर इसका रॉन्ग है। तो इससे जाहिर होता है कि उसे बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये जो रेजोनेंस है ना, इसमें आपने एटम्स मूव नहीं कराने, जस्ट इलेक्ट्रॉन मूव कराने। अब कुछ में क्या होता है कि वो प्रोटॉन ही मूव करा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है इनोल की। इनोल और कीटो फार्म जो है दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो कीटो फार्म में देखें कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और दूसरे में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। यानी कि पहले में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, दूसरे में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि आपने एटम्स मूव करा दिए हैं, हालांकि मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कराने थे, तो इसलिए ये रेजोनेंस नहीं होगी, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन आपने चेंज कर दी है। करने किसकी थी? जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की करनी थी। और दूसरा ये कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म है उन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो। अब ये जो माइनस का चार्ज या पॉजिटिव का लगाते हैं तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो या तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, और अगर हों तो इक्वल हों, ठीक है, तो सेम नंबर होना चाहिए। और सारे एटम जो कि रेजोनेंस में शामिल हैं उन्हें एक प्लेन में आना चाहिए, ताकि उनमें पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम ओवरलैप हो, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे, पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम ओवरलैप होगा, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, यानी कि ज़्यादा रेजोनेंस होगी। लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, जैसे कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का फिनोमिना हम देखते हैं 2,3 डाइटर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन में, साइक्लोहेक्साटेट्राइन में, तो ये रेजोनेंस को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, तो पी ओवरलैप नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स के निस्बत। अब नेक्स्ट जो है हमने मतलब कि अल्काइल केटाइन की 2 कैनोनिकल फॉर्म लिखी हैं, इनकी निस्बत जो एक्चुअल मालिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब सब रूल्स हैं 8वें रूल के, वो कह रहे हैं कि सारे स्ट्रक्चर जो है इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ क्या ज़्यादा करेंगे कुछ कम करेंगे, और ये किस बिहाफ पर करेंगे। अब वो रूल्स हम थोड़े से देखेंगे कि पहले हैं कि स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर पहले में देखें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं, दूसरे में कोवेलेंट बॉन्ड कम है, क्योंकि अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ऊपर नीचे हुए हैं और चार्जेस आ गए हैं, और तीसरे में भी चार्जेस हैं, तो पहले में ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो एक्चुअल अल्काइल केटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अपनी कैनोनिकल फॉर्म की निस्बत, और सारे इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मतलब उतना ही ज़्यादा फिर वो स्टेबल है। और जिनमें चार्ज नहीं होगा वो ज़्यादा स्टेबल होंगे उनकी निस्बत जिनमें चार्ज होगा, और यहाँ पीछे भी देख कर अब जिनमें चार्ज नहीं होगा उनमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। अब पहले वाले में चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे में चार्जेस हैं तो ये कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और चार्ज की सेपरेशन जितनी ज़्यादा होगी
उतनी ही मतलब कि उसकी कम स्टेबिलिटी होगी। अब नीचे वाले में देखें, अच्छा नीचे वाले में पहले दूसरे में देखें, इसमें चार्ज की सेपरेशन ज़्यादा है, एक दूसरे से दो चार्जेस ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। पहले में एक ही चार्ज बस लगा हुआ है, तो ग्रेटर चार्ज सेपरेशन है, दूसरे के लिए कम स्टेबल होगा, असल स्ट्रक्चर से कम मिलता होगा, ठीक है। इसकी ग्रेटर चार्ज सेपरेशन है तो ये कम स्टेबल है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जिनके लाइक चार्जेस सेम एटम पर हों या एडजेसेंट एटम पर हों वो भी कम स्टेबल होंगे, यानी कि असल स्ट्रक्चर से कम मिल रहे होंगे। तो अब इसमें देखें, इसमें थर्ड वन में अपोजिट चार्जेस हैं एडजेसेंट एटम पे, दूसरे में भी अपोजिट चार्जेस हैं, फोर्थ वन में अपोजिट लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर हैं, तो ये कम स्टेबल है। ऊपर वाले फिर भी दो स्टेबल होंगे, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे CH3NN, ठीक है। नीचे वाला कम कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर आ गए हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बजाय इसके कि नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। तो जिस कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसमें नीचे वाले में देखें कि O पे नेगेटिव चार्ज है, O जाहिर सी बात है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरे में कार्बन पर है, कार्बन ऑक्सीजन निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कम स्टेबल होगा। और नेक्स्ट जो है कि इक्वलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, यानी कि जैसे दो स्ट्रक्चर है, दोनों पे चार्जेस आ रहे हैं, तो वो दोनों की कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों एक जितना जो है मिलते होंगे असल स्ट्रक्चर से। अब पहले दो देखें, वो एक में चार्ज है एक में नहीं है, तो वो नहीं, मेरे नीचे दो में दोनों पे चार्जेस हैं, तो ये इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जिसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा मिलते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनकी निस्बत जिसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है असल स्ट्रक्चर से नहीं मिल रही होता है। अब कैकुला के स्ट्रक्चर में इनके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ एक्चुअल स्ट्रक्चर से ज़्यादा मिलते हैं बजाय दीवार के, तो ये मेजरली कैकुला के स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और नेक्स्ट वो कह रही हैं स्ट्रक्चर 1 और 2, हाँ ये कैकुले में 1 और 2 इनकी एनर्जी भी इक्वल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा किसी चीज़ के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही वो मतलब कि स्टेबल भी होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी गई तो आप खुद देख लेना कि जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उतना ही वो स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एसीटेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एसिटिक एसिड की निस्बत, क्योंकि इसके ना इक्वलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब एसीटेटाइन सेकंड पे ड्रा किया हुआ है, आप देखें एसीटेटाइन पे भी चार्ज है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म पे भी चार्ज है, तो ये दोनों इक्वलेंट जो है इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी हम पीछे देख कर आए जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे बजाय उनके जो कि अनइक्वल कर रहे होंगे। अब इससे ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है देखें, एक पे चार्ज है एसिटिक एसिड पे चार्ज है नहीं और दूसरे पे चार्ज है, तो ये दोनों अपोजिट हैं तो ये कम कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि एसीटेटाइन ज़्यादा स्टेबल है एसिटिक एसिड की निस्बत। और फिर वो कह रहे हैं नाइट्रेट आइन, फिर हाँ उन्होंने एग्जांपल मैंने दी है ये रूल नंबर 9 की, नाइट्रेट आयन के 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्राइट आयन के 2 हैं तो ये कम स्टेबल है। तो इन रूल्स में हमने क्या देखा कि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल नहीं होते, और उन्हें बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और ये डिलोक्लाइज बॉन्ड में होगी। और दूसरा इनमें जो है मतलब कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इन्हें एक ही प्लेन में होना चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ इसमें आप इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं, एटम्स मूव नहीं करा सकते। और फिर वो कह रहे हैं कि सारे स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा वो उतना स्टेबल होगा, और जिसमें चार्ज कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी निस्बत जिस पर चार्ज नहीं है, तो जिसमें चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी निस्बत जिस पर चार्ज ज़्यादा है। और जिसमें ग्रेटर चार्ज सेपरेशन होगी वो लेस स्टेबल होगा। और इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि जिसमें लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर होंगे वो भी कम स्टेबल होगा, और जिसमें जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे उनकी निस्बत जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करें, जिनकी एनर्जी एक जैसी है वो भी जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उनकी निस्बत जिनकी एनर्जी इक्वल नहीं है। और जितने ज़्यादा किसी के स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और एसीटेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एसिटिक एसिड की निस्बत, ठीक है। तो ये सारा हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट जो है हम इसका लास्ट देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि पोलैरिटी जो कि मॉलिक्यूल में पैदा होती है 2 पाई बॉन्ड की वजह से या 1 पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये आगे हम एग्जांपल देखेंगे जिससे इसकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन से मूव करती है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से। अब ये कैसे होगा हम एग्जांपल्स में देखते हैं। अब जो पहले 2 स्ट्रक्चर हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, बाकी इतने नहीं हैं। तो अब इसमें देखें कि इसमें क्या हो रहा है
कि जो एनिलीन है ये वीकर बेस है। एनिलीन वीकर बेस क्यों है? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। जो बेंजीन है एम्फोटेरिक है, ये एसिड बेस दोनों के तौर पर बिहेव करेगा। तो अब एनिलीन वीकर बेस है, ये NH2 और ये बेंजीन का रिंग, तो फिर ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाली साइड से खींच लिए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि वीक बेस होगी। नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स हैं, प्लस एम इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH2OH, OR, OCOR, O माइनस और आर्गोन आता है, और माइनस M जिसमें वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इसमें NO2, CN, COOH, COOR, CHO, COR, AR ये सब आ जाता है। फिर वो कह रही हैं कि रेजोनेंस कंपाउंड को स्टेबल बना देती है उसकी एनर्जी कम करके। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो विनाइल क्लोराइड है, अब इसके अंदर रेजोनेंस जो हो रही है इथाइल क्लोराइड में नहीं हो रही होगी, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, इसलिए इसका हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इथाइल क्लोराइड से कम है। अब नेक्स्ट देखिए इथाइल क्लोराइड विनाइल, अब जिसमें डबल बॉन्डेड इथीन के साथ मतलब क्लोरीन लगा दें तो वो विनाइल क्लोराइड बन जाता है, और ये CH2 डबल बॉन्ड सी ये विनाइल ग्रुप है। तो ये माइनस एम इफेक्ट को जो है जाहिर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जो है खींच रही हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रही हैं। फिर वो कह रही है कि जो मालिक्यूल है विनाइल क्लोराइड का, ये हाइब्रिड है अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। अब नीचे देखें इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, पहले डबल बॉन्ड फर्स्ट साइड पे था, बाद में दूसरी साइड पर है। अब ये इथाइल क्लोराइड में नहीं होता क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड ही नहीं होते, ठीक है। अब ऊपर देखें इथाइल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है तो इसलिए रेजोनेंस शो नहीं होगी। फिर वो कह रही है कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल की निस्बत, क्योंकि फ़िनोल में रेजोनेंस आ जाती है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अल्कोहल में हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और फिनोल में और पाई इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में होते हैं? नेगेटिव चार्ज की शक्ल में उसके फिनोलेट आयन के, तो वो मूव करेंगे बेंजीन पे, डिलोकलाइजेशन होगी, स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो इसकी बेंजीन रिंग पे ये मूव करेगा, जबकि जो अल्कोक्साइड आयन अल्कोहल का जो हम एनाइन बनाते हैं उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिलोकलाइज नहीं होता, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन वो डिलोकलाइज फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल ही है। तो फिनोक्साइड आयन इसलिए वीक बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और O माइनस यानी कि अल्कोक्साइड आयन की निस्बत, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फिनोल है ये अल्कोहल से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये अल्कोहल पर जो है ये मतलब कि सॉरी ये नीचे फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, तो इसमें ये नेगेटिव आयन देखें, पहले एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर, फिर थर्ड साइड पे, तो ये मूव कर रहा है। और नीचे जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर उसमें देखें कि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसने क्या मूव करना है। और फिर वो कह रहे हैं कि प्रोटोन खारिज करने के बाद फिनोक्साइड आयन बहुत से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है खारिज करता है। अब ओ फिनोल में OH वाले ग्रुप से हाइड्रोजन चला गया, O माइनस और बेंजीन रिंग, तो अब ये मूव करके इसे स्टेबल बनाएगा रेजोनेंस से। तो ये देखें पहले ऊपर स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज, फिर नीचे एक साइड पे, फिर एक और जगह, फिर एक और जगह, तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है फिनोल की निस्बत, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आयन ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगी। अमाइड्स जो हैं कम बेसिक होते हैं, यानी कि ज़्यादा एसिडिक होते हैं अमाइन की निस्बत, क्योंकि अमाइड में डिलोकलाइजेशन हो सकती है नाइट्रोजन एटम पे कार्बोनाइल के साथ जो लगा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये CH3CONH2 है। अब इससे हमने क्या किया कि डबली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन का ये ऊपर ले गए, माइनस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये हमारा जो है सारा हो गया। अब इस पे चार्ज आ गया तो ये ज़्यादा मतलब कि स्टेबल होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन हो रही है किसकी निस्बत? अमाइंस वगैरह की निस्बत। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़।